हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एग्जाम हंटर। आशा करते हैं कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। 71 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप सब जानते होंगे कि उसमें करंट अफेयर्स के बीपीएससी के प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का कितना इंपॉर्टेंट वेटेज है। लगभग 30 से 32 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से होते हैं। तो हम लोग एक नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं एग्जाम हंटर के यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं ना, उसको मंथ वाइज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से उसको कवर करते चलेंगे। तो उसमें हम आपको शुरुआत मई से कर रहे हैं। तो दरअसल हम लोग करने ये वाले हैं ना कि आपको हर दिन जो भी इम्पोर्टेंट 20 से 25 क्वेश्चन होंगे ना, उसको हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो इसी करीब आज हम लोग मई का पहला पार्ट का डिस्कशन करेंगे और कल आपको मई का दूसरा पार्ट का वीडियो आएगा। तो इसी तरीके से आपको 5-6 वीडियो के थ्रू, जिसमें आपको महीने का जितने भी आपको इम्पोर्टेंट लगभग 150 पौने 200 क्वेश्चन होंगे, उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहला जो आप मेकअप फर्स्ट पार्ट है उसका हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू द पीएलएफए सर्वे 2023-24 विच इंडियन स्टेट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन द कंट्री। पीएलएफए सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर देश में सबसे कम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। बिहार के साथ कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर सेंसस 2011 आएगा तो बिहार होगा। तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग बिहार का लिटरेसी रेट कितना है? 61.8%। अब एक और सवाल इसमें बन सकता है कि पीएलएफए सर्वे 2023-24 के अकॉर्डिंग बिहार का लिटरेसी रेट कितना है? तो वो आपका 74.3% है। ठीक है, तो ये जो डेटा है ना 74.3%, वो आपका जो 7 साल और उसके ऊपर के जो लोग हैं ना, उनमें काउंट करके ये डेटा को निकाला गया है। ठीक है, तो ये आप पहला सेंसस 2011 का डेटा हो गया और दूसरा बिहार का डेटा हो गया। मतलब दूसरा पीएलएफए सर्वे में बिहार का लिटरेसी रेट कितना है उसका डेटा हो गया। उसी में आपका एक और क्वेश्चन बन सकता है, किसी सर्वे के अकॉर्डिंग बिहार टोटल मतलब इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है कुल मिला के, है ना? तो वो आपका 81.9% है। इंडिया का टोटल लिटरेसी रेट कितना हो गया? 80.9%। किसके अकॉर्डिंग? पीएलएफए सर्वे 2023-24 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसी में आपको एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये न्यूज़ में पीएलएफए सर्वे, कि पीएलएफए सर्वे को करता कौन है, कौन सी एजेंसी करती है इस सर्वे को। ठीक है, तो पीएलएफए सर्वे को आपको जो एजेंसी कंडक्ट करती है उसका नाम है NSSO। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे आपका जितना भी इस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है, जितना भी आपको एग्जाम में आपको जानने की ज़रूरत है, जितने भी फैक्ट्स, उस सारे फैक्ट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्हेन डिड सिक्किम बिकम अ फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा आपको 16 मई 1975। तो ये आपको ये करंट अफेयर का पार्ट इसलिए बन जाता है कि अभी इसका 58th स्टेटहुड सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, इस चक्कर में ये काफ़ी ये जो इवेंट है ये न्यूज में रहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो कुछ जानकारी आपको जाननी चाहिए, जो आपको पॉलिटी में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि सिक्किम आपको किस संवैधानिक संशोधन से, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भारत का पूर्ण राज्य बना। ठीक है, तो उसका आपको आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? 36th अमेंडमेंट। ठीक है, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पूर्ण राज्य बना और ये कब आया गया था? 1975 में। और इसी तरीके से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एसोसिएट स्टेट कब बना, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बना। तो वो आपको बना 35th से, और वो कब आया था? 1974 में। तो सिक्किम हमारा आज़ादी के बाद है ना, हमारा भारत का हिस्सा नहीं था। वह आपको एक प्रोटेक्टोरेट था, भारत का संरक्षित राज्य था। और आपको जिसमें आपको नाम आप लोग सुने होंगे, चोंगियाल डायनेस्टी, वो रूल कर रहे थे। तो सिक्किम में आपको कुछ हालात ऐसे बने कि वहाँ के मोनार्की के अगेंस्ट है ना, उसके वहाँ के राजा जो राजतंत्र था उसके विरोध में कुछ आवाज़ें उठी। ठीक है, तो उसी में आपको ये भी फैक्ट जानना चाहिए कि जब 36th अमेंडमेंट 1975 में हुआ ना, तो उससे पहले सिक्किम में एक रेफरेंडम भी हुआ था। ठीक है, उस रेफरेंडम में वहाँ के लोगों ने, उस जनमत संग्रह में वहाँ के लोगों ने इस बात की स्वीकृति दी कि सिक्किम को भारत का हिस्सा बन जाना चाहिए। ठीक है, तब जाके आपको 36th अमेंडमेंट 1975 के थ्रू सिक्किम आपको भारत का कौन सा राज्य बना? 22nd स्टेट बना। ठीक है, और वो कब बना? 68 में 1975 में। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर वाज इंडियन रेलवेज फर्स्ट 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारतीय रेलवे के पहले 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा दाहोद। ये कहाँ है आपको? गुजरात में। ठीक है,
इस जो इंजन है ना 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का, इसको D9 नाम से भी जाना जाता है, D9 इंजन के नाम से भी। ठीक है, ये आपको इंडिया का सेकेंड मोस्ट पावरफुल इंजन इसको माना जा रहा है, सेकेंड मोस्ट पावरफुल इंजन। चौथा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द लास्ट अफ्रीकन कॉलोनी ऑन विच द यूनाइटेड किंगडम हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू सीड इट सोवरेनिटी। उस अंतिम अफ्रीकी कॉलोनी का नाम क्या है जिस पर यूनाइटेड किंगडम ने हाल में ही अपना संप्रभुता सौंपने का फैसला किया है? तो इसका आंसर होगा आपको चागोस आइलैंड। ठीक है, ये आपको मॉरिशस का पार्ट है। इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सब ने इस बात में सहमति जताई, ठीक है, कि ये जो आइलैंड है चागोस आइलैंड, वो आपको मॉरिशस का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसको अब यूनाइटेड किंगडम ने भी इस फैसला को स्वीकार किया है। ठीक है, और अपना जो उनका सोवरेनिटी था उसको ट्रांसफ़र कर दिया आपको, किसको? मॉरिशस को। ठीक है, तो इसी में आपको एक और इम्पॉर्टेंट जानना चाहिए ना, जो जिसके कारण ये न्यूज़ में रहता है। यहाँ पे एक मिलिट्री बेस है जिसका नाम है डिएगो ग्रेसिया। ठीक है, तो ये जो मिलिट्री बेस है ना डिएगो ग्रेसिया, इसको यूके ने इसको यूएसए को लीज पे दे रखा है। ठीक है, तो चागोस आइलैंड पे जो डिएगो ग्रेसिया है, तो इस पे आपको यूके का नियंत्रण बना रहे। ठीक है ना, तो इसके लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया है कि यूके हर साल मॉरिशस को $136 मिलियन रुपए देगा। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हो गया, अब यूके मॉरिशस से लीज पे ले रहा है और उस लीज के लिए वो कितना पे करेगा? $136 मिलियन। ठीक है, तो आपसे ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है और दूसरा ये बन सकता है कि डिएगो ग्रेसिया जो है वो कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो कहाँ स्थित है? आपको चागोस आइलैंड में, और वो अब किसका हिस्सा बन गया है? वो अब आपको मॉरिशस का हिस्सा बन गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच बिकेम अ न्यू मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑन 19 मई 2025। तो इसका आंसर होगा आपको अल्जीरिया। ठीक है, अल्जीरिया आपको 9th मेंबर बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। ठीक है, आप सब जानते होंगे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का ये किसका संस्था है, किसका इंस्टीट्यूशन है? तो वो ब्रिक्स का है। ठीक है, इसकी स्थापना जो ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ने मिलकर किया था। ठीक है, तो ये अल्जीरिया कौन सा मेंबर बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का? ये आपको 9th मेंबर बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिसेंटली प्रेजेंटेड द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे हाल में ही भारत के राष्ट्रपति द्वारा 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपको जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको डी, दोनों को दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये न्यूज में इसलिए रहा ना क्योंकि इसकी घोषणा इस अवार्ड की है ना लास्ट ईयर ही कर दी गई थी, लेकिन इनको प्रदान है ना अभी कुछ दिनों पहले भारत के राष्ट्रपति ने किया है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज 58th और 59th से नहीं होइएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया जा सकता है। ठीक है, तो 58th आता है तो आपको जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार होंगे, और इसी मंथ है ना 59th ज्ञानपीठ अवार्ड का भी आपको घोषणा कर दिया गया है। ठीक है, तो 59th ज्ञानपीठ अवार्ड के विनर किनको घोषित किया गया है? उनका नाम है आपको विनोद कुमार शुक्ला। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? छत्तीसगढ़ से। ठीक है, और ये पहले छत्तीसगढ़ के आदमी बने हैं जिनको ये अवार्ड प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ब्रिंग अ डेडिकेटेड पॉलिसी ऑन योगा? ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? उत्तराखंड पहला राज्य बना है जो योगा के लिए समर्पित नीति लेके आया है। ठीक है, इसी में आप एक और चीज़ आपको जानना चाहिए कि इंटरनेशनल योगा डे आने वाला है 21 जून को, है ना। इंटरनेशनल योगा डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? आपको 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं। तो अब सवाल आता है कि एक और इससे प्रश्न ये बन सकता है कि इंटरनेशनल योगा डे का थीम क्या है ना, थीम क्या है? तो इसका थीम आपको होगा योगा फॉर वन अर्थ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, तो पहला नीति लाने वाला कौन राज्य बना है? उत्तराखंड। इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 जून को। थीम क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन अ कंसाइज इंट्रोडक्शन एंड कमेंट्री? आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन ए कंसाइज इंट्रोडक्शन एंड कमेंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको शशि थरूर। ठीक है, और आप सब जानते होंगे ये अक्सर न्यूज में रहते हैं, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको शशि थरूर।
अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी एंड नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ज्वाइंटली कंडक्टेड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज राहत। राहत जो है इस एक्सरसाइज को एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी ने कहाँ पे संयुक्त रूप से आयोजित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको असम। असम में आपको भारतीय सेना और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने संयुक्त रूप से इस अभ्यास राहत का आयोजन किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स हैज बीन ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज द आयुर्वेदा डे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 सितंबर। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इससे पहले आयुर्वेदा डे नहीं मनाया जाता था, मनाया जाता था, लेकिन एक फिक्स डेट नहीं था। वो फिक्स डेट क्यों नहीं था? क्योंकि हर साल है ना वो धनतेरस के अवसर पे मनाया जाता था। ठीक है, तो अब सरकार ने आपको एक डेट फिक्स कर दिया है 23 सितंबर। ठीक है, और आप इक्विनॉक्स के कंसेप्ट जानते होंगे कि 23 सितंबर को जो होता है, इसलिए आपको 23 सितंबर के डेट को सरकार ने फिक्स किया है जिस दिन आपको आयुर्वेदा डे को मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडो कैनेडियंस हैज और हैव बीन इंक्लूडेड इन द न्यू कैबिनेट फॉर्म बाय कनाडा री इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी? ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय कनाडाई को कनाडा के पुनः निर्वाचित प्रधानमंत्री मार्क कार्नी द्वारा गठित नए मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है? ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि कनाडा के नए पीएम कौन बने हैं। तो कौन बने हैं? मार्क कार्नी बने हैं। ठीक है, मार्क कार्नी बने हैं। एक और सवाल बन सकता है कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया? तो किसको रिप्लेस किया? आपको जस्टिन ट्रूडो को रिप्लेस किया इन्होंने। ठीक है, अब देखिए कि कौन इंडो कैनेडियन मेंबर ओरिजिन के लोग हैं जो आपको कैबिनेट में जिनको जगह दी गई है नए कैबिनेट में। तो उसका आंसर आपको हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, मतलब मनिंदर संधू और अनीता आनंद, इन दोनों को नए कैबिनेट में कनाडा के जो नए प्रधानमंत्री ने गठन किया कैबिनेट का, उसमें इन दोनों को जगह दी गई है। ठीक है, तो ये न्यूज़ में आपको है बहुत। आप जानते हैं भारत कनाडा का जो रिलेशन है वो पिछले कुछ सालों में किस निचले स्तर पे गया है, क्या क्या खालिस्तानी रीजन्स और जो घटनाक्रम हालिया उसके बारे में आप सब लोग उससे अवगत होंगे। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसमें एक और चीज़ जो आपको इम्पोर्टेंट जानना है कि इसमें से फॉरेन मिनिस्टर कौन बने हैं, तो वो आपको अनीता आनंद बने हैं। ठीक है, अनीता आनंद को है ना विदेश मंत्री बनाया गया है इस नए कनाडा के कैबिनेट में। ठीक है, और वो पहली हिंदू, ठीक है, फर्स्ट हिंदू है जो आपको कनाडा की विदेश मंत्री बनी है। ठीक है, और आप जानते होंगे कि विदेश नीति के कारण ही हमारा जो रिश्ता है, ठीक है, कनाडा के साथ खराब हुआ है ना, खालिस्तान और बाकी जो कुछ भी इश्यूज हुआ था। ठीक है, तो इसलिए आपको वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर किनको अपॉइंट किया गया, तो उसका आंसर क्या होगा? अनीता आनंद जी को। ठीक है, और मनिंदर संधू को कौन सा मिनिस्ट्री मिला है? इनको ट्रेड मिनिस्ट्री मिला है, मतलब व्यापार मंत्रालय। जैसे हमारे यहाँ कॉमर्स मिनिस्ट्री होता है ना, उनके यहाँ आपको ट्रेड मिनिस्ट्री होता है। तो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन एट द 67th गवर्निंग बॉडी मीट हेल्ड इन जकार्ता? जकार्ता में आयोजित 67वीं शासी निकाय बैठक में निम्नलिखित में से किस देश ने एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? भारत। ठीक है, भारत को आपको इस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका नाम है एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका आपको अध्यक्ष बनाया गया है अगले सेशन के लिए। ठीक है, मतलब अब जो कंटिन्यू होगा उसके लिए उनको अध्यक्ष बनाया गया। किसको बनाया गया? आपको वो भारत को बनाया गया है। ठीक है, तो इसका आपको ये जानना चाहिए, एक और फैक्ट जानना चाहिए कि ये जो बॉडी है ना एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, ये कब स्थापित हुआ था? तो 1961 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? हेडक्वार्टर्स इसका आपको है टोक्यो, जापान में। ठीक है, इसमें से आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का 67th गवर्निंग बॉडी का मीट कहाँ हुआ था? तो वो कहाँ हुआ था? जकार्ता में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जितने भी एक न्यूज़ से रिलेटेड फैक्ट्स है ना, वो सब आपको जानना आवश्यक है। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड यशोदा AI टू एडवांस वीमेंस AI लिटरेसी एंड डिजिटल अवेयरनेस? निम्नलिखित में से किसने महिलाओं की AI साक्षरता और डिजिटल जागरूकता को आगे बढ़ाने के लिए यशोदा AI लॉन्च किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देख के आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल कमीशन ऑफ विमेन यशोदा AI को उन्होंने लॉन्च किया। इसका मकसद क्या है? आपको विमेन का जो AI लिटरेसी है, ठीक है,
मतलब एआई साक्षरता और डिजिटल अवेयरनेस और डिजिटल जागरूकता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते होंगे कि अभी किस तरीके से डिजिटल फ्रॉड, साइबर फ्रॉड किया जा रहा है, डिजिटल अरेस्ट, ये सब है ना। तो इन सारी चीज़ों से जागरूकता, इन सारी चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आपको ये नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन के द्वारा यशोदा एआई को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द ऑरेंज इकोनॉमी। ठीक है, ऑरेंज इकोनॉमी जो क्रिएटर्स इकोनॉमी है ना, जो क्रिएटर्स इकोनॉमी है उसी को ऑरेंज इकोनॉमी बोला जाता है। ठीक है, क्रिएटर्स इकोनॉमी को ऑरेंज इकोनॉमी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, जनरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू कल्चरल, आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, सांस्कृतिक, कलात्मक और रचनात्मक उद्योगों के माध्यम से आर्थिक विकास उत्पन्न करना। ठीक है, जो आप यूट्यूब ये देखते हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री देखते हो, ठीक है ना, चाहे आप न्यूज़ इंडस्ट्री देखते हो, तो इसमें इसके कारण जो आपको इकोनॉमी को जो बूस्ट मिलता है, ठीक है ना, वैसे टाइप को इकोनॉमी को क्रिएटर्स इकोनॉमी या ऑरेंज इकोनॉमी बोला जाता है। ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्यों था? ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि भारत आपको अभी वेव्स समिट ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, और ये कहाँ समिट ऑर्गेनाइज किया था? मुंबई में। ठीक है, तो इसके कारण आपको ये ऑरेंज इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट न्यूज़ में था। ठीक है, किस लिए न्यूज़ में था? क्योंकि भारत ने पहली बार आपको वेव्स टाइप का समिट जो क्रिएटर्स इकोनॉमी को प्रमोट करना, जिसका मकसद है भारत में, ठीक है, उसका जो आयोजन है वो आपको मुंबई में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। निम्नलिखित में से किसे यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अजय कुमार। ठीक है, तो अजय कुमार के बारे में आपको एक और फैक्ट जानना चाहिए कि ये भारत के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग डिफेंस सेक्रेटरी रहे हैं। ठीक है, ये सबसे लंबे समय तक अगर रक्षा सेक्रेटरी, ठीक है, अगर किसी के नाम रहने का रिकॉर्ड है तो वो किसके नाम पे है? वो आपको अजय कुमार के नाम पे है। ठीक है, इस पे अब ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इन्होंने किसकी जगह ली है। ठीक है, तो वो जगह लिया उन्होंने प्रीति सुदान का। ठीक है, और प्रीति सुदान जो थी वो आपको यूपीएससी के इतिहास में, ठीक है, वो सिर्फ दूसरी महिला थी, सेकेंड वीमेन थी, ठीक है, जिनको चेयरमैन अपॉइंट किया गया था। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि पहली कौन महिला थी जिनको यूपीएससी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया था? ठीक है, तो उसका आंसर आपको हो जाएगा आर.एम. बैथ्यू। ठीक है, आर.एम. बैथ्यू प्रथम महिला थी, सेकंड महिला प्रीति सुदान थी। प्रीति सुदान की जगह ही आपको अजय कुमार यूपीएससी के न्यू चेयरमैन बने हैं। ठीक है, आपको इसमें एक ये भी जानकारी जाननी चाहिए कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत इनकी नियुक्ति हुई है। तो नियुक्ति इनकी सबसे पहले किया किसने है? तो भारत के राष्ट्रपति ने किया है, भारत के प्रेसिडेंट ने किया है। ठीक है, और किस आर्टिकल के तहत किया है? आर्टिकल 316(1). ठीक है, तो इसके थ्रू आप यूपीएससी के बारे में जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव पे जानकारी चाहिए वो आपको हमने सब दे दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसेंटली अनवील्ड अंकिता, इंडियाज फर्स्ट न्यूज एंकर इन अ रीजनल लैंग्वेज। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में क्षेत्रीय भाषा में भारत की पहली समाचार एंकर अंकिता का अनावरण किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपको असम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन साउथ एशिया टू गेट द एज फ्रेंडली सिटी स्टेटस फ्रॉम द WHO। WHO से एज फ्रेंडली सिटी का दर्जा पाने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? कोझिकोड। कोझिकोड, और ये किस राज्य में है? केरला में है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द जेनु कुरुबा ट्राइब हैज़ बीन इन द न्यूज, दे आर प्राइमरीली फाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। जेनु कुरुबा जनजाति खबरों में रही है, वे मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? उत्तराखंड, ये कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक। तो ये न्यूज में किस ले रहा है वो भी आपको जानना चाहिए, वहाँ से भी एक प्रश्न उठ सकता है। ठीक है, वहाँ पर एक नागरहोल नेशनल पार्क है। ठीक है, कौन सा? नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो ये जो जेनु कुरुबा ट्राइब है ना, जब ये इस नेशनल पार्क का गठन किया गया था तो वहाँ से उनको विस्थापित किया गया था, वहाँ से उनको डिस्प्लेस किया गया था। ठीक है, तो वो अपने लैंड राइट को फिर से वापस क्लेम करने के लिए है ना, ये लोग, ये जो जेनु कुरुबा ट्राइब है, वो आपको नागरहोल नेशनल पार्क में जाके उन्होंने फिर से रहना शुरू कर दिया है। ठीक है, इसलिए ये आपको ये जो जेनु कुरुबा ट्राइब है वो न्यूज में है। ठीक है,
और क्यों न्यूज में है? नागरहल नेशनल पार्क को लेकर। वो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। और आपको एक और पॉइंट जानना चाहिए कि ये किस समुदाय से आते हैं? ट्राइबल पीवीटीजीज, ठीक है, प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, ठीक है, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। आपको इसमें एक और जानकारी जाननी चाहिए कि इनके लिए भारत सरकार ने कुछ महीने पहले एक स्कीम लॉन्च किया था, ठीक है ना। तो उस स्कीम का नाम है आपको पीएम जानमन स्कीम, ठीक है। वो किसके लिए लाया गया है? ये जो पीवीटीजीज ट्राइब है ना, ठीक है, जो भारत में आपको लगभग 75 पीवीटीजीज हैं, ठीक है, तो उनके उत्थान के लिए, ठीक है, उनको सोसाइटी में, मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाने के लिए भारत सरकार ने आपको पीएम जानमन स्कीम का उन्होंने शुरुआत किया है, ठीक है। और आपको इसमें आपको ये भी जानना चाहिए कि बिहार सरकार ने भी अभी कुछ दिनों पहले ही ये घोषणा की है कि पीएम जानमन स्कीम को हम भी लागू करेंगे, ठीक है। तो आपको ये भी जानकारी आपको ध्यान में रहना चाहिए कि बिहार में कितने पीवीटीजीज हैं, ठीक है, बिहार में कितने पीवीटीजीज हैं, ठीक है। तो बिहार और झारखंड को मिला के एक आंकड़ा सरकार के वेबसाइट पर प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो उसका आपको आंसर है 9, ठीक है। तो बिहार में आपको कितने पीवीटीजीज हो जाएंगे? 9, ठीक है। वो चूंकि हम ये न्यूज में क्यों आ गया है? क्योंकि बिहार सरकार ने भी ये घोषणा की है कि हम पीएम जानमन स्कीम को लागू करने जा रहे हैं। और पीएम जानमन स्कीम किसके लिए? पीवीटीजीज के लिए है, ठीक है। और जेनू केरुबा ट्राइब भी पीवीटीजीज कम्युनिटी से बिलोंग करती है और ये कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में पाई जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल स्केल ई मेथनॉल प्लांट रिसेंटली लॉन्च्ड, ठीक है। तो ये कहाँ लॉन्च किया गया है? आपको डेनमार्क में लॉन्च किया गया था, ठीक है। डेनमार्क में आपको कोस नाम का एक जगह है, वहाँ पर इसको पहला ई मेथनॉल प्लांट को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और आप सब जानते होंगे कि मेथनॉल का फार्मूला क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है? CH3OH, ठीक है। और इसको एक और किस नाम से हम लोग जानते हैं? वुड अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसको मेनली आपको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, है ना, ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। एक आपको मेयर्स्क नाम की एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी है, ठीक है, जिसने ये घोषणा की है कि इस वर्ल्ड के पहले कमर्शियल ई मेथनॉल प्लांट से जो भी ईंधन पैदा होगा उसको वो परचेज करेगी, ठीक है। तो हाल ही में विश्व का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया? तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको? डेनमार्क, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 मई, ठीक है। तो अब सवाल ये भी पूछा जा सकता है इसका थीम क्या था इस बार का, है ना। तो थीम आपका हो जाएगा कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। क्या थीम था? कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021, व्हाट इज द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ऑफ बिहार? सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार की मृत्यु दर क्या है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना आपको, इसका आंसर आपको हो जाएगा 100, ठीक है। अभी कितने पे आ गया है? 100 पे। इसी में आपको एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है SRS रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग, ठीक है। शिशु मृत्यु दर कितना है ना। आप 69 में का उठा के क्वेश्चन देखिए, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जिसमें आपको डेफिनेशन पूछा गया था और क्या SRS रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस समय के डेटा के अकॉर्डिंग क्या आपको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट था। तो वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, वो आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो मैटरनल जो भी लेटेस्ट जो SRS रिपोर्ट आया उसके अकॉर्डिंग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बिहार का क्या है? 100 है, ठीक है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? आपको 27 है, ठीक है, जो आपको राष्ट्रीय औसत के बराबर है, जो नेशनल एवरेज के बराबर है, ठीक है। तो दोनों जानकारी आपको पता रहना चाहिए। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, मतलब आपको मातृ मृत्यु दर क्या है, तो आपको 100 है, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर कितना है, तो वो आपको 27 है और वो नेशनल एवरेज के बराबर है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। PM मोदी रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज इट लोकेटेड, ठीक है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट के विस्तार की आधारशिला रखी है। बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? औरंगाबाद में स्थित है, ठीक है। अभी PM अभी हाल में 3-4 दिन पहले जो अपने बिहार दौरे पे आए थे, तो उन्होंने इसकी आधारशिला रखी, इसके एक्सपेंशन के, इसके विस्तार के, ठीक है। तो इसके बारे में आपको 2 और फैक्ट जानना चाहिए
कि ये जो एक्सपेंशन की जो नींव रखा है भारत के प्रधानमंत्री ने, तो जब ये एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगा ना, ठीक है, तो ये नवीनगर जो है ना एनटीपीसी का भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट बन जाएगा। ठीक है, एनटीपीसी भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट नवीनगर में बन जाएगा। जब इस नवीनगर में बन जाएगा जब इसका एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक और जानकारी आपको पता रहना चाहिए कि ये जो एक्सपेंशन जो हो रहा है ना, ठीक है, इसके बाद है ना नवीनगर जो सुपर थर्मल पावर प्लांट जो औरंगाबाद जिले में स्थित है, ये बिहार का, ठीक है, फर्स्ट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट बन जाएगा। ठीक है, बिहार का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट बन जाएगा। ठीक है, और इसके एक्सपेंशन में कितना खर्चा किया जाएगा? लगभग 30,000, एग्जैक्ट डेटा देखिएगा तो 29,930 करोड़ इस पे खर्च किए जाएंगे। ठीक है, खर्च किए जाएंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 रेलवे स्टेशन इन बिहार वर इनोग्रेटेड एज अ पार्ट ऑफ द 103 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन इनोग्रेटेड बाय पीएम मोदी। बिहार के निम्नलिखित में से किन 2 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों के हिस्से के रूप में किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? पीरापैंती और थावे। ठीक है, तो पीरापैंती कहाँ है आपको? भागलपुर जिले में है। ठीक है, और थावे कहाँ है आपको? गोपालगंज में है। ठीक है, तो अभी 103 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन का जो उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा वर्चुअली कहाँ से किया गया था? बीकानेर से किया गया था। ठीक है, तो उसमें बिहार के किन 2 स्टेशनों को किया गया है? पीरापैंती को और थावे को। कहाँ पे स्थित है? पीरापैंती भागलपुर में, थावे कहाँ स्थित है? गोपालगंज में। ठीक है, तो ये आपका आज का मे का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। कल हम लोग इसके दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग फिर 20 से 23 क्वेश्चन आपके आसपास हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, तो आपके साथ एक और जानकारी हम साझा करना चाहेंगे कि 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का हम लोगों का एक नया टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप बैच स्टार्ट हो रहा है। कितने तारीख से? 7 जून से। ठीक है, जिसमें हम आपको 20 टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, 10 सेक्शनल और 10 फुल लेंथ। ठीक है, इसके अलावा इस टेस्ट सीरीज का एक और फीचर है कि आपको मेंटरशिप प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, मेंटरशिप प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपको कोई भी जो डाउट होगा, कुछ भी डाउट हो आपको, ठीक है, आप हमें बताइए, हम आपसे डायरेक्ट बात करके उस जो भी आपको समस्या आपके प्रिपरेशन में आ रहा होगा उसको हम आपको गाइड करेंगे और उसका निवारण करेंगे विदिन 12 आवर्स, 12 घंटे के भीतर। ठीक है, आपका जो भी क्वेरी होगा, जो भी समस्या होगा, उसका हम लोग समाधान करेंगे। ठीक है, उसमें एक और चीज़ है डेली होमवर्क सीरीज। तो डेली होमवर्क सीरीज के माध्यम से हम लोग है ना जितने भी इम्पोर्टेंट आपको टॉपिक्स हैं बीपीएससी प्रीलिम्स में, जिससे लगातार क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, ठीक है, या सिलेबस का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग इस डेली होमवर्क सीरीज के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। इसमें हम लोग आपको बाकायदा टॉपिक बताएंगे। ठीक है, कि आपको पहले दिन दूसरे दिन कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या सोर्स रहेगा टॉपिक का। ठीक है, और उन सोर्सेज से और उन टॉपिक से हम आपको डेली टेलीग्राम पे आपको हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, और उन्हीं क्वेश्चंस का जो एक वीक में जितना भी क्वेश्चंस हो जाएगा उन सब का आपको क्विज बोर्ड भी हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे होगा ये कि आप अपने मर्जी से, अपने सहूलियत से आप जितना मर्जी उतना उन क्विज बोर्ड्स के माध्यम से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि हमारा जो टेस्ट का जो स्टैंडर्ड रहेगा वह आपको पिछला 68, 69, 78 को कंबाइंड करके हम बनाएंगे। ठीक है, ना सिर्फ फैक्चुअल ना सिर्फ कंसेप्चुअल, बल्कि दोनों का एक मिक्सचर रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमको सारे सिचुएशन के लिए हमको अपने आप को तैयार करके रखना जरूरी है, और हम लोग एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स को ही कम्प्लीटली उसको हम बेस बना के आपके तैयारी को करवाएंगे इस टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप बैच में, जो आपको 7 जून से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम आपके साथ यही डिस्कस करना था। कल हम मई के सेकेंड पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।